हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बात समझना, हमने अभी तक जितना भी बिजनेस स्टडीज पढ़ा, कंपनी से रिलेटेड, स्टाफिंग हमने पढ़ा, कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, हमने डायरेक्टिंग पढ़ा, हमने जो भी चीजें पढ़ी है अभी मैनेजमेंट में, उन सब में ये वाला चैप्टर इन सब चीजों का बेस बताता है। ये वाला चैप्टर कंबाइन करता है हर चीज को। ये क्या बताता है? तो ये बताता है कि जो पैसा है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मनी इज समहाउ इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड टू कैरिंग आउट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जाएगा, पैसे का मैनेजमेंट कैसा करना है, दिस फाइनेंस डिसीजंस, दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी चीज से रिलेटेड है आज का चैप्टर। पैसे आने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, पैसा जाने का भी बहुत सारा सोर्स होता है। तो कब पैसा कहां से आएगा, कितना आएगा, कहां से नहीं आना चाहिए, कैसे शो करना है, ये बिजनेस के प्रेजेंट फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, साथ ही जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमेशा से मनी है, क्योंकि मनी बाकी सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसमें जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है, जिसमें भी मनी स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्टोर, दिस इज द स्पेशल रिसोर्स जो बाकी सारे रिसोर्स की जड़ है, उसको पकड़ के रखेगा, उसके बेसिस पे ही सारे रिसोर्सेज चलने वाले। तो इसी से रिलेटेड है आज का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। मीनिंग बेसिक मैंने बता दी, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ऑब्जेक्टिव्स में 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कि हम क्यों करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या रीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का। द वेरी फर्स्ट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो शेयर होल्डर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उनका वेल्थ हमेशा बढ़ना चाहिए। वेल्थ क्या होता है? उनके पास जो फंड्स आने के सोर्सेज हैं, शेयर्स हैं, उनकी वैल्यू हमेशा बढ़े। सो दिस वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। शेयर होल्डर जो है, जो बिजनेस एक्चुअल जो जान है बिजनेस की, बिजनेस के पीछे जो लगे हुए लोग हैं, वो शेयर होल्डर्स होते हैं। सो शेयर होल्डर का फंड बढ़े, वेल्थ बढ़े, दिस इज द एम ऑफ, दिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। The second objective is to procure sufficient fund for the organization. फंड बढ़ने के साथ साथ, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ने के साथ साथ, ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स आते रहने चाहिए टाइम टू टाइम। दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। मैंने पहले ही कहा था, बाकी सारे रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना जितना जरूरी, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फंड्स है हमारे पास, रखे हुआ पैसा है, उसका सही यूटिलाइजेशन होते रहना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फंड। हम जहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करवाता है, जब बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करवाएगा, सो जहां हम इन्वेस्ट करेंगे वहां से रिस्क होता है। एवरी इन्वेस्टमेंट कैरीज अ रिस्क। ये रिस्क जितना कम होगा, सेफ्टी उतनी ज्यादा होगी। और शेयर होल्डर जो ट्रस्ट करके बैठे हैं, पैसा लगा के बैठे हैं कंपनी में, वो भी सिक्योर फील पर करेंगे, यस आवर मनी सेफ इन द हैंड्स ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि हमारा पैसा सुरक्षित है। सो वो कब होगा सुरक्षित? जब हम सेफ्टी ऑफ फंड्स को ध्यान में रखते हुए हमारा मैनेजमेंट करें। लास्ट वन इज टू अटेन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताता है कि तुम्हारे पास इक्विटी और डेट, मतलब शेयर्स और डिबेंचर्स की कितने प्रपोर्शन है। सो दिस हैज टू बी असाइन्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। ये चीजें चेंज होती है। कभी कभी ये शेयर ज्यादा होते हैं, इक्विटी ऑप्शन ज्यादा होता है, कभी कभी डेट या डिबेंचर ऑप्शन ज्यादा होता है कंपनी में। सो ये ध्यान में रखना होता है कि कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर पे कंपनी चलेगी। सो 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज wealth maximization, second is to procure sufficient funds in the organization, third is to ensure safety of the funds, to ensure effective utilization of the funds, and last one is to attain optimum capital structure, debt and equity ratio optimum रखना। अब ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 बेसिक डिसीजन पे काम करता है। जो पहला टॉपिक है अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, वो 3 कौन कौन से डिसीजंस होते हैं वो देख लो। द वेरी फर्स्ट डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द सेकंड डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हम पैसा कहां पे, जो हमारा पैसा आ रहा है वो कहां पे लगने वाला है। सेकंड इज फाइनेंसिंग, हम पैसा लाने कहां से वाले हैं, कौन से ऑप्शन से पैसा आएगा।
एंड थर्ड इज जब पैसा आएगा और प्रॉफिट होगा हम उसको बांटेंगे कैसे। ये 3 डिसीजन पे कंपनी का पूरा फाइनेंस का दारोमदार टिका हुआ होता है। कौन कौन सा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज फाइनेंस डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या है? चलो, सो ये समझना, एवरी कंपनी हैज देयर ओन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कि उनको कौन से कैपिटल में कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट नहीं करना है। दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया टू डिसाइड इन्वेस्टमेंट फॉर द फर्म। उनका इन्वेस्टमेंट का अपना एक तरीका होता है। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कि तुम्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल में इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म कैपिटल में इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए डिसीजन अलग होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसीजन अलग। लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स हैं फर्म की, ठीक है। सो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है, ये डिसीजन। दूसरा वर्किंग कैपिटल, डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जो इन्वेंटरीज लगती है, इसमें इन्वेस्टमेंट। हम इकोनॉमिक्स में भी ये चीज पढ़ चुके होते हैं। दिस इज हाउ समहाउ द इकोनॉमिक, जैसे देश का मैनेजमेंट करते हैं वैसे यहाँ पे कंपनीज का मैनेजमेंट है कि फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है या वर्किंग कैपिटल, दोनों में करना है, कितना कितना किस प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करना होगा ना। व्हाट फैक्टर्स are there which affect this investment decision? क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है? The very first factor, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर समझ में आया तो very first factor that influence our decision is cash flow of the project। मतलब तुम चाहे फिक्स्ड एसेट में करो या कैपिटल, या तुम इन्वेंटरीज में करो या तुम वर्किंग कैपिटल में करो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, कैश फ्लो नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो यहां पे 2 चीजों पे होता है, कितना कैश उस इन्वेस्टमेंट में लगने वाला है और कितना कैश वहां से आएगा। सो कैश का आउटगोइंग एंड कैश का इनकमिंग इज रिक्वायर्ड। कैश जाएगा, कैश आएगा। कंपनी के पास कैश का सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए अगर ज्यादा कैश फ्लो रिक्वायर्ड है तो, और ज्यादा कैश फ्लो रिक्वायर्ड, कंपनी के पास सफिशिएंट कैश फ्लो नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो जाएगा। कंपनी हर बार कैश रेज नहीं कर सकती, कई बार कंपनी के पास एसेट्स वेल्थ के फॉर्म में भी पड़े हुए होते हैं। तो कैश फ्लो कितना होगा दैट डिपेंड्स, ये एनालाइज करके ही सही प्रपोजल में इन्वेस्ट करना इज रिक्वायर्ड। द सेकंड इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न इज कितना आरओआई है, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है कंपनी का। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां पे ज्यादा होगा, अच्छा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दो चीजों के हिसाब से चलता है, रिस्क है या नहीं है। तो अगर रिस्क ज्यादा है और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो वी कैन ऑब्वियसली गो फॉर दैट। रिस्क ज्यादा है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, विल नेवर गो फॉर दिस। रिस्क कम है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ऑब्वियसली विल गो फॉर द सेम, ठीक है। तो रिस्क और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बीच में एनालिसिस करके हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। एंड लास्ट इज कौन सा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है कंपनी का जिस पे हम काम करेंगे। So various investment proposal are evaluated on the basis of capital budgeting technique. This involves calculation regarding investment amount, interest rate, cash flows, rate of return. In short, कंपनी कौन से क्राइटेरिया पे काम कर रही है। जैसे कंपनी को कैश फ्लो के हिसाब से काम कर, ये सारे डिसीजन एक बार चेक करो। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया समझ लो, फर्म का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, एंड देन इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए बस ये कुछ चीजें समझ लो। रेट, इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है जो हम कैपिटल बोरो करेंगे, कैश फ्लो कितना है कंपनी का, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके एनालिसिस करके फिर अपना क्राइटेरिया डिसाइड करो। यस वी वांट दिस, लेट्स प्लान द इन्वेस्टमेंट। दिस इज हाउ कंपनीज वर्क। ये पूरा एक डिसीजन, ये पूरा एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से काम होता है। देन सेकंड इज इन्वेस्टमेंट होने के बाद सेकंड इज फाइनेंस डिसीजन। हमने इन्वेस्टमेंट करने का सोच लिया, इन्वेस्टमेंट हमें करना है। दूसरा, पैसा कहां से आएगा कंपनी के पास। तो कंपनी के पास जनरली पैसा आने का 2 सोर्स होता है। फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स का पैसा जिसको हम इक्विटी बोलते हैं। दूसरा होता है कंपनी के पास डेट जिसे हम बोरो करते हैं। सो द बोरोड फंड होता है या इक्विटी फंड्स होता है, दोनों में क्या अंतर है। शेयर होल्डर के लिए ऑब्वियसली ये इक्विटी के लिए वी हैव टू इन्वेस्ट, वी हैव टू गिव शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, हमें शेयर बेचने पड़ेंगे, यहां प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। बोरोड फंड के लिए हमें डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे, यहां पे प्रॉफिट डिवाइड नहीं होगा, यहां पे होगा हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इक्विटी के साथ अच्छी बात क्या, इक्विटी के साथ सबसे अच्छी बात है इक्विटी में प्रॉफिट होगा तो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन केस ऑफ लॉस भी शेयर हो जाएगा।
सो इक्विटी में रिस्क चांस कम होता है। जब हम बात हमारा रिस्क चांस, क्योंकि रिस्क जहां पे प्रॉफिट डिवाइड होता है वहां पे रिस्क भी डिवाइड होता है इक्वली। वैसे ही डिविडेंड में क्योंकि प्रॉफिट डिवाइड नहीं होता तो रिस्क भी डिवाइड नहीं होता। तो डिविडेंड के केस में कंपनी हैज टू पे द डिविडेंड एनी हाउ, कंपनी को डिविडेंड पे करना ही है, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज। प्रॉफिट का अमाउंट कुछ भी हो, कंपनी को डेट वापस करना पड़ता है। सो यहां पे रिस्क इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुआ। सो ये दो फाइनेंसिंग डिसीजन के पिलर्स हैं जिसपे कंपनी का फाइनेंस डिसीजन टिका हुआ है। तो कौन सा फाइनेंस डिसीजन करना है, दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स अगेन। सो लेट्स डिस्कस ऑल द फैक्टर्स ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। चलो, द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट। हम इक्विटी पे जाएं या हम डिविडेंड पे जाएं, उस सोर्स को बोरो करने के लिए, उस सोर्स को रेज करने के लिए रादर कितना कॉस्ट लगने वाला है। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टैक्स, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इशूइंग द शेयर्स, इशूइंग द डिबेंचर्स, ये सारी एक कॉस्ट होती है। सो वो कॉस्ट कितना लगने वाला है, द चीपेस्ट सोर्स मस्ट बी सिलेक्टेड। सिंपल, जो सबसे सस्ता सोर्स होगा। सेकेंड इज रिस्क। रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोर्स is different. More risk is associated with the borrowed funds, obviously, क्योंकि वहां पे we have to give the funds, repayment करना ही करना है borrower। जहां पे risk association होती है, ये सोच लो, risk is the factor. If company want to take the risk, वो borrowed fund के लिए जाएगी। Company want to share the risk, they'll go for equity shares. Then flotation cost. Flotation cost is brokerage commission। जब हम शेयर्स लेते हैं तो कमीशन लगना पड़ता है, फिर वहीं पे अंडरराइटर्स फीस होती है, प्रोस्पेक्टस इशू करने होते हैं। इसकी कॉस्ट जिस चीज की कम होगी, लेस कॉस्ट अट्रैक्ट्स हायर इन्वेस्टमेंट, लेस कॉस्ट होगा तो विल गो फॉर हायर रिटर्न। कॉस्ट कम है, शेयर्स में हमेशा प्रॉफिट होगा, डिबेंचर्स में प्रॉफिट होगा। कॉस्ट ज्यादा है तो इट्स नॉट अ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, द नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी में पेमेंट के लिए कितना कैश फ्लो है, कि हमें अगर पेमेंट करना पड़े तो कंपनी का कैश फ्लो कितना है। कैश फ्लो ज्यादा होगा तो डिसीजंस चेंज होते हैं। कैश फ्लो जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, दे डोंट वांट देयर फंड्स टू बी रेज्ड, उनको अपने शेयर्स नहीं चाहिए, दे वांट देयर फंड्स टू इन्वेस्ट इन द कंपनी अगेन। तो अगर ऐसे शेयर होल्डर है तो कम कैश फ्लो में काम चल जाता है। इन केस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स वी नीड मोर कैश फ्लो। द नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसिडरेशन। शेयर होल्डर्स, सेम बात जो मैं बताना चाह रहा था, शेयर होल्डर्स के केस में कंट्रोल कंसिडरेशन ज्यादा होता है, बोरोड फंड के केस में कंट्रोल कंसिडरेशन नहीं होता। अगर शेयर होल्डर भी क्या कहते हैं, इस तरीके से वो कर लें कि इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट टू रिटेन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, देन फाइनेंस कैन बी रेज्ड थ्रू द बोरोड फंड्स। अगर शेयर होल्डर ये नहीं मानते कि भाई, शेयर होल्डर अगर चाहते हैं कि भाई हमारा बिजनेस में कंट्रोल होना चाहिए, तो फिर इट्स बेटर टू रेज फंड बाय बोरो। और शेयर होल्डर अगर नहीं चाहते कि बिजनेस में हमारा कंट्रोल होना चाहिए, वी जस्ट वांट फाइनेंस, हमने पैसा लगाया, कंट्रोल इज अप टू यू, अगर ऐसा है तो फिर इट्स बेटर टू हैव इक्विटी। लेकिन अगर शेयर होल्डर अपना कंट्रोल भी करना चाहे इसमें बिजनेस में, तो फिर इक्विटी रेज करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, ये अच्छा ऑप्शन कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट ड्यूरिंग बूम एंड ड्यूरिंग रिसेशन। ड्यूरिंग बूम इट इज ऑलवेज गुड टू हैव इक्विटी ऑप्शंस, क्योंकि लोग तैयार होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, दे हैव इनफ फंड्स। ड्यूरिंग रिसेशन वी ऑलवेज कंपनी कंसिडर कि वो लोन ले ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, सब कुछ कम होता है, इट्स बेटर टू टेक बोरोड फंड्स। कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग नहीं होती तो बोरोड फंड लेने में हमेशा कंपनी को फायदा होता है। द नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ फाइनेंस फॉर परमानेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट परमानेंट है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, पैसा हमेशा के लिए चाहिए, सो विल गो फॉर इक्विटी। और अगर टेम्पररी चाहिए पैसा, सो विल गो फॉर बोरोड फंड्स। हम क्यों अपने प्रॉफिट की शेयरिंग किसी को दें? टेम्पररी फंड चाहिए, टेम्पररी फंड लेके पैसा वापस कर दो, दैट्स इट, दैट्स अ फेयर डिसीजन फॉर द फर्म्स। चल, सो क्या क्या पॉइंट्स हो गए? फर्स्ट इज कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, कैश फ्लो पोजीशन कितनी फर्म की,
कंट्रोल कंसिडरेशन कैसा है, कंट्रोल करना चाहते हैं शेयर होल्डर या नहीं करना चाहते, करना चाहेंगे तो विल गो फॉर बोरोड, अदरवाइज उनसे ही पैसा ले लेंगे। फिर है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट कैसा है, अभी रिसेशनरी ट्रेंड चल रहा है या बूम पीरियड चल रहा है इकोनॉमी का। देन लास्ट वन इज पीरियड ऑफ फाइनेंस, ज्यादा टाइम के लिए कम टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए विल गो फॉर इक्विटी, कम टाइम के लिए विल गो फॉर डेट फंड्स। नेक्स्ट डिविडेंड डिसीजन, अब आता है तुम पैसा बांटना कैसे चाहते हो। तो पैसा बांटने के लिए दो डिसीजंस हैं, कितना पैसा बांटना है, कितना पैसा कंपनी रखेगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के फॉर्म में, जिसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। सो डिविडेंड डिसीजन डिपेंड्स, यहां पे दो चीजों का डिसीजन है बस, कितना पैसा रखना है, कितना पैसा बांटना है। डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर्स, ये दो चीजें, बांटना या नहीं बांटना, बांटना या खुद के पास रखना, दो चीजों पे डिपेंड, कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज अर्निंग कितनी, अगर अर्निंग ज्यादा है तो हम ऑब्वियसली विल डिस्ट्रीब्यूट मोर, सीधा सा फंडा यहां पे सबसे बड़ा, कि वी ऑलवेज वांट टू, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आवर शेयर होल्डर्स शुड बी हैप्पी फाइनेंशियली, दे शुड बी सेटिस्फाइड फाइनेंशियली, उनका वेल्थ बढ़ना चाहिए, पहले ही बात हुई अपनी इस पे। तो अगर कंपनी का अर्निंग ज्यादा है तो they'll always want to maximize the dividends, वो डिविडेंड मैक्सिमाइज करेंगे क्योंकि उनके पास रिटर्न अर्निंग में मैक्सिमम आएगा। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द रेशियो परसेंटेज ऑफ द अर्निंग। द नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड, कितना स्टेबिलिटी है डिविडेंड के अंदर। अगर डिविडेंड हमें अगर सेम डिविडेंड ही डिक्लेयर करना है तो कंपनी डिक्लेयर करती रहेगी, अगर डिविडेंड बार बार चेंज होता है कंपनी का, सो दे डोंट वांट टू गो फॉर द डिविडेंड, दे विल ट्राई टू रिटेन दी प्रॉफिट, वो प्रॉफिट रिटेन करना चाहेगा। फिर आते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर कंपनी को नियर फ्यूचर में कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, कंपनी को ग्रो करना है, एक्सपेंशन करना है, दे विल रिटेन द प्रॉफिट, अदरवाइज वो रिटेन करेगा प्रॉफिट, अदरवाइज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है तो फिर शेयर होल्डर्स को ग्रो कर लो, उनका ही फंड्स बढ़ा लो, उनका वेल्थ इंक्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, डिविडेंड के लिए कैश देना होता है, क्योंकि डिविडेंड हो चुका है, प्रॉफिट तो है लेकिन उसके लिए कैश लगेगा, तो कैश फ्लो, कैश देना है, ये डिसीजन में भी एक चीज आती है, देना तो है, कितना देना है, प्लस कैश का इनफ्लो कितना होने वाला है अभी, और कहां कैश की जरूरत है। सो कैश फ्लो कंपनी का जो स्टेटस है उस पर भी डिपेंड करता है, हम डिविडेंड कितना देने वाले हैं। फिर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द डिविडेंड, प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर आल्सो टेकन इन कंसीडरेशन। इन केस ऑफ शेयर होल्डर डिजायर फॉर डिविडेंड, देन कंपनी में गो फॉर डिक्लेयरिंग द सेम, कि शेयर होल्डर चाहते हैं कि नहीं चाहते, सो उनका स्टेक क्या है, कंपनी वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारा शेयर वापस इन्वेस्ट हो जाए, या दे वांट द डिविडेंड बैक फ्रॉम द कंपनी। फिर है टैक्सेशन पॉलिसी, कभी कभी डिविडेंड देना बहुत ज्यादा टैक्सेशन होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम कंपनी को टैक्स देना होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी कहलाता है। सो टैक्स जितना ज्यादा होगा कंपनी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, कंपनी वुड ट्राई टू रिटेन द प्रॉफिट। ये टैक्स अगर कम होगा तो कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर में कंपनी के ओनर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर्स ही तो ओनर हुए कंपनी के। फिर आता है इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कई बार व्हेन कंपनीज कैश फ्लो इज नॉट स्ट्रॉन्ग, कंपनी का कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कंपनी कैन डू वन थिंग, कंपनी रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड, ये लोग कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर देती है। जहां 10 शेयर्स हैं, कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वल टू 2 शेयर्स, कंपनी के पास 10% प्रॉफिट है तो 10% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, 20% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 20% प्रॉफिट इक्वल्स टू 2 शेयर की बात हो गई। तो कंपनी क्या करती है, 2 बोनस शेयर दे देती। सो रादर देन गिविंग द डिस्ट्रीब्यूशन, रादर देन गिविंग द डिविडेंड्स, आपने शेयर एक्स्ट्रा कर दिए कि अगली बार जब प्रॉफिट होगा तो फ्री के 2 शेयर मिल गए, तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो 12 शेयर्स के हिसाब से प्रॉफिट होगा। दिस इज द केस, कंपनी को सोचना होता है कि रादर देन इशूइंग द डिविडेंड्स दे कैन आल्सो इशू बोनस शेयर्स। फिर आता है लीगल कंस्ट्रेंट, लीगल कंस्ट्रेंट इज कंपनी पूरा प्रॉफिट भी रिटेन नहीं कर सकती, पूरा पैसा, सबसे बड़ी बात है इसमें लीगल, इसमें कंपनी अपना पूरा पैसा डिविडेंड में डिक्लेयर नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। सो अगर पूरा पैसा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, उनको कुछ ना कुछ तो रिटेन करना पड़ेगा। तो लीगल कंस्ट्रेंट कितना हर बार चेंज करती गवर्नमेंट इन कंपनीज एक्ट,
इस पे भी डिपेंड करता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए? एक हो गया अपना अर्निंग कितनी है, स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कैश फ्लो पोजीशन, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, टैक्सेशन, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड लीगल कॉन्स्ट्रेंट विद द कंपनीज। द नेक्स्ट इज, अभी नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। जब ये तीन चीजें हमें हमारे पास पता चल जाती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, तो हम करते हैं फाइनेंस प्लानिंग कि फाइनेंस कैसे आएगा, कहां जाएगा, ये पूरा फाइनेंस प्लानिंग का हिस्सा होता है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चीजें आती, हाउ टू फाइनेंस प्लानिंग, उसके अंदर फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें हैं, वो समझते हैं बाद में। पहले समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या आता है, क्यों इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड्स राइट टाइम पे। जब जरूरत है तब पैसा मिल जाएगा, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रांग है तो नहीं मिलता पैसा राइट टाइम पे। कंपनी के पास एसेट्स बहुत हैं, पैसा नहीं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। पता चला हमने एसेट्स ही एक्वायर करके रख लिए, अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड्स ही नहीं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग होने से हमें पता रहता है नियर फ्यूचर में कब कब पैसा लगने वाला है, उस टाइम पे पैसा आ जाए। सेकंड, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज फंड अननेसेसरीली। पता चला फर्म के पास फंड रेज करने का ऑप्शन है, फर्म ने फंड रेज कर लिए, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट क्या करे। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन पहले, फिर आना चाहिए फाइनेंशियल डिसीजन। सो फाइनेंशियल प्लानिंग ये चीज पहले ही सिखा देता है, फंड तब रेज करो जब जरूरत हो, जरूरत नहीं होने पे फंड रेज करने में भी अननेसेसरी फंड रेज हो गया ना, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन द सेम। क्यों रेज करना है, या फिर इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट करो। द नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर द साउंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल फंक्शन, कि पहले से पॉलिसी, प्रोसीजर, पॉलिसी सब कुछ पहले से क्लियर होती है। It results in preparation of plan for future. Obviously, the new projects can be undertaken smoothly. जो अपन ने सबसे पहले वाले पॉइंट में बात करी थी, नया प्रोजेक्ट आने वाला हो तो हम पहले से प्लान कर सकते हैं, सही टाइम पे पैसा तैयार रहेगा। It attempts to achieve the balance between inflow and outflow of the funds. Adequate liquidity is ensured throughout the year. अगर फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रांग है तो फर्म में लिक्विडिटी बनी रहती है। लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस फर्म में यह है कि इफ यू हैव एसेट्स, कभी कभी एक काम में नहीं आते, लिक्विडिटी इज रिक्वायर्ड टू गो ऑन दी न्यू प्रोजेक्ट्स। न्यू प्रोजेक्ट के लिए लिक्विडिटी हर बार लगती है, लेबर को पैसा देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने, प्रोजेक्ट्स कैरी ऑन करना है, सो वी नीड लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी टाइम टू टाइम इंश्योर करता है अगर फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रांग है तो। सो लिक्विडिटी मतलब कैश फ्लो का इनफ्लो आउटफ्लो पूरा रेडी रहता है। लास्ट वन इज सर्व्स एज द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द फर्म। फर्म का कंट्रोल रहता है फाइनेंस पे, अननेसेसरी फाइनेंस का यूटिलाइजेशन गलत जगह पे नहीं होता, तो इट इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। फिर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर इज कि तुम्हें इक्विटी पे वर्क करना है या फिर तुम्हें बोरोड फंड्स पर वर्क करना है, तो ये डिसीजन होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज इज वन ऑफ द फैक्टर, कि हमें, अभी हम सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे कि हमें कब बोरोड फंड्स पे जाना है, कब हमें इक्विटी पे जाना है, दैट डिपेंड। सबको मेरे ख्याल से पता है डिबेंचर्स क्या होता है। डिबेंचर्स जब शेयर इशू करते हैं वैसे डिबेंचर इशू करते हैं। शेयर में कंपनी की ओनरशिप, कंपनी का इक्विटी चला जाता है। डिबेंचर में हम सिर्फ लोन ले रहे हैं पब्लिक से टेम्परेरीली इशू, वहां पे भी एक पेपर होता है, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट देना है, देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, द फर्स्ट इज trading of the equity. It refers to the increase in profit earned by the equity shareholder due to presence of fixed financing charges like interest. Trading equity happens when rate of earning of an organization is higher than the cost at which funds need to be borrowed. See, जब rate of interest high होगा cost से, rate of earning cost से ज्यादा होगा, तो ये ट्रेडिंग के ऊपर, इक्विटी ट्रेडिंग, हम कब इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं? जब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से। सो कंपनी वुड डेफिनेटली प्रेफर डिविडेंड्स। ठीक है, अब यहां पे फाइनेंशियल लिवरेज की बात आती है, कैसे वर्क होता है। तुम्हारे सामने एक एग्जांपल तुम्हें दिख रहा होगा ना, दिस एग्जांपल से जो अभी मैंने बताया कि रेट ऑफ रिटर्न जब ज्यादा होता है कॉस्ट से,
तो हम ये फाइनेंशियल लिवरेज की बात होती है, कैपिटल लिवरेज की बात होती है, हम कैसे इस लिवरेज को, कैपिटल लिवरिंग को यूज करते हैं। ये फंडा ये, सपोज दो फर्म है एक्स और वाई, एक फर्म है जो प्योर इक्विटी पे जाता है, जो अच्छी बात है शेयर होल्डर के लिए कि आपके पास कंपनी के पास डेट नहीं है, जो अच्छा साउंड ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंबल है कि डोंट हैव एनी डेट ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड कंपनी है जो डेट और इक्विटी दोनों लेती है, लेकिन जब हम कॉस्ट पर शेयर अर्निंग पर शेयर निकालेंगे तो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन वाई का अर्निंग पर शेयर ज्यादा दिखेगा। क्यों ज्यादा दिखेगा? क्योंकि वहां पे ऐसे समझो 5 लाख टोटल शेयर्स हैं, 5 लाख टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल है, यहां पे 10 लाख टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल है, वहां पे 5 को डिवाइड कर दिया, 5 लाख कंपनी के पास इक्विटी में, 5 लाख डेट में। अगर टोटल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर्स जो है वो 1 लाख हैं, तो यहां पे 10 लाख का प्रॉफिट डिवाइड होगा, 10 लाख के हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड होगा, 5 लाख के हिसाब से ही हो जाएगा। तो जब चीजें 5 लाख के हिसाब से डिवाइड होंगी तो ज्यादा आएगा, बचाओ 5 लाख तो डेट का है। तो कंपनी हमेशा ये शो कर पाएगी कि हमारा, अब इक्विटी यहां पे 10 लाख को डिवाइड करना है, यहां पे 10 लाख लोगों को डिवाइड करना है, या सिर्फ 5 लाख लोगों को डिवाइड करना है। तो कंपनी जब 10 लाख लोगों को, 1 लाख शेयर्स है, तो 10 लाख लोगों को डिवाइड करेगी तो ऑब्वियसली कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम दिखेगा। और यहां पे जब कंपनी शो करेगी कि हमारा अर्निंग पर शेयर, अब देखो यहां पर अर्निंग पर शेयर आ रहा है 1.50, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया 10 लाख लोगों में। और सेकंड वाली कंपनी का अर्निंग पर शेयर आ रहा है 2.40, क्योंकि 5 लाख लोगों को ही डिवाइड करना है अर्निंग को, बाकी को तो डिवाइड ही नहीं करना, बाकी को तो इंटरेस्ट पे करो, फ्री कर दो। इसी तरीके से, लेकिन इंटरेस्ट दिखाया नहीं जाता, अर्निंग पर शेयर दिखाया जाता है। सो एक स्टैटिस्टिकल इल्यूजन है जो कंपनी शो करती है कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, कि अगर ज्यादा कैपिटल अट्रैक्ट करना है फर्म को बाहर से, सो आप अर्निंग पर शेयर ज्यादा दिखा के ज्यादा कैपिटल अट्रैक्ट कर सकते हो। दो फर्म्स हैं, सो दूसरी फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, कि पूरा प्रॉफिट 5 लाख लोगों में ही डिवाइडेड है। द नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द फर्म। In case of company's strong cash flow position, then it may raise the finance by issuing debts. Cash flow अच्छा है, debt issue कर लो, क्या issue है? As they are to be paid back after some, कुछ टाइम बाद उनको पे बैक करना है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी भी स्ट्रांग है, कैश फ्लो स्ट्रांग है इन शॉर्ट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज एक फॉर्मूला है ईबिट। ईबिट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, कि तुम्हारा इंटरेस्ट कितना जाने वाला है। सो अर्निंग डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट से पता चलेगा कि कंपनी अपने टोटल अर्निंग में से कितना इंटरेस्ट पे करने वाली है। अगर इंटरेस्ट ज्यादा है पे करने के लिए, तो ये समझना, ये बुरी सिचुएशन होती, ज्यादा इंटरेस्ट पे करना। कम इंटरेस्ट पे करना इज अ गुड सिचुएशन। सो डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट पर रेशियो, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इन शॉर्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, मतलब अर्निंग डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट से उसको पता चल जाएगा ईबिट रेशियो कितना है। सो हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट्स दैट कंपनी हैव मोर ऑफ बोरोड फंड्स, कंपनी के पास ज्यादा बोरोड फंड्स हैं, ये बताता है, ये सिचुएशन बताता है कंपनी की बुरी सिचुएशन को इंडिकेट करता है। द नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक शॉर्ट आरओआई मैंने बताया था, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, if return on investment is higher than the rate of interest on debt, then it will be beneficial for the firm raised to borrowed funds. अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो कंपनी बोरो कर लेगी फंड्स। क्यों? लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पालना है। पता है कि ये प्रोजेक्ट से मैंने फंड बोरो करा और मुझे अब मेरा इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हमने फंड बोरो करा, इन्वेस्ट करा, इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमें रिटर्न मिला, प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमने उठा के दे दिया एज इंटरेस्ट और पैसा वापस कर दिया, तो बचा हुआ प्रॉफिट कंपनी का रिटेन अर्निंग हो जाएगा। अगर इक्विटी होता तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता इक्विटी शेयर होल्डर में। तो हम इक्विटी शेयर होल्डर में कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कम दिखता है, तो हम अपना पैसा ना लगा के, बोरो ना करके हम कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं, रिस्क बेच देते हैं कंपनी का। Then next is flotation cost obviously. So flotation cost पे भी डिपेंड करता है कि हम borrowed fund लेंगे, हमने पहले भी डिस्कस करा, या फिर हम borrowed fund लेंगे, हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर पे जाएंगे। फिर आता है कंट्रोल, अगेन सेम चीज कि when existing shareholder are ready to dilute their control over the firm, then new equity shares are issued
अगर वो तैयार है कि भाई हम अपना कंट्रोल डाइल्यूट कर देंगे, विल डोंट वांट एनी कंट्रोल इन द फर्म, देन इट्स बेटर टू हैव इक्विटी, अदरवाइज विल गो फॉर बोरोड फंड. टैक्स रेट ज्यादा होगा, विल गो फॉर बोरोड फंड. टैक्स रेट कम होगा, विल गो फॉर इक्विटी. फ्लेक्सिबिलिटी, गुड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर should be flexible enough to have scope for expansion or contraction of capitalization whenever need to arises. Issue of debentures and preference shares brings flexibility. Equity shares flexibility नहीं लाते. जब लगेगा तब वापस कर दो, जब लगेगा तब ले लो. अभी कंपनी के पास पैसा नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा है, पैसा लो, कंपनी को फ्री कर दो, अगली बार पैसा नहीं होगा. इक्विटी में ये चीजें नहीं होती इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ. Then capital market condition, obviously in case of boom period हमने पहले ही पढ़ा था, डिप्रेशन और बूम पीरियड में चीजें चेंज होती है. डिप्रेशन में विल गो फॉर बोरोड, बूम पीरियड में विल गो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. फिक्स्ड कैपिटल, नाउ दिस इज सेकंड थिंग. कैपिटल मार्केट के अलावा दूसरी चीज है फिक्स्ड कैपिटल. कंपनी कब इन्वेस्ट करेगी फिक्स कैपिटल में, कब इन्वेस्ट करेगी, कब नहीं इन्वेस्ट करेगी फिक्स कैपिटल में. चलो सो देखते हैं. फिक्स कैपिटल रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स. इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट is for longer duration and they must be financed through long term sources of capital. Decision relating to fixed capital involve huge capital funds not reversible without incurring heavy losses. अगर हमें इसको रिवर्स करना है तो बहुत ज्यादा लॉस बेयर करने पड़ते हैं. सो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, हमेशा के लिए फाइनेंस लगता है. सो कौन कौन सी चीजें हैं जो फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है. द फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नेचर का है तो हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, और ट्रेडिंग है नेचर फर्म का तो फिक्स कैपिटल कंपैरेटिवली नहीं लगेगा. ट्रेडिंग में फिक्स कैपिटल नहीं लगता. ट्रेडिंग इज आपने गुड्स खरीदे और गुड्स बेच दिए. मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स आपको नहीं खरीदना, आपको रॉ मटेरियल खरीदना और मैन्युफैक्चर करना है. फिर स्केल ऑफ ऑपरेशन, जितना बड़े स्केल पे कंपनी काम करेगी फिक्स कैपिटल ऑब्वियसली ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा. फिर कंपनी को फंड भी वैसे ही बोरो करने पड़ेंगे. फिर चॉइस ऑफ टेक्निक. ऑब्वियसली अ कंपनी यूज इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा. कंपनी रिक्वायर्स लेसर टेक्निक, दे विल गो फॉर लेस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट. अगेन बोरोड फंड कम लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कम है तो ट्रेडिंग में कम लगता है, लो टेक्निक में कम लगता है. जहां टेक्निक टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वील हैव हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल. Then technology upgradation. Organization using assets which become obsolete faster require more fixed asset. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी टेक्नोलॉजी बार बार ऑब्सोलीट हो जाती है अपग्रेड होने के साथ, उनको ज्यादा फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करना होता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड थिंग. जो ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर्स और इन सब में वर्क करती है. देन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. कंपनीज हैविंग मोर ग्रोथ प्लान्स रिक्वायर मोर फिक्स्ड एसेट, क्योंकि वो एक्सपेंशन ईजी होता है प्लांट्स एंड मशीनरीज के साथ. Then diversification. In case company goes for diversification, then it will require more fixed capital to invest in fixed asset like plant and machinery. तो fixed capital ज्यादा लगेगा अगर diversification बार बार करना है तो. कितनी बार फंड रेस करोगे. फिर है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा. और अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डायरेक्ट है, अगर सपोज कंपनी खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, एजेंसी, होलसेलर, रिटेलर नहीं लगता, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा. अगर तुम्हें खुद ही सब कुछ करना है, सो यू नीड मोर कैपिटल, मोर फिक्स्ड कैपिटल. और अगर तुम्हें सिर्फ गुड्स बना के सप्लाई करना है, सोचो सिंपल सा एग्जांपल है, तुमने कोई गुड्स प्रोड्यूस करा एंड यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, तुमने उसको एजेंसी को सेल कर दिया. नाउ देयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंसी टू स्टॉक द प्रोडक्ट, टू सप्लाई टू द होलसेलर, होलसेलर करेगा रिटेलर को, रिटेल करेगा कंज्यूमर को. हमारा खत्म हो गया टेंशन. हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है वन टाइम इन मशीनरी. और अगर हम ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सबसे ऊपर हैं, हमें ही डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द रिटेलर्स, तो हमें करना पड़ेगा स्टॉक, तो हमें लगेगा वेयर हाउसिंग, हमें उसको देखरेख करनी पड़ती. तो इट रिक्वायर्स मोर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. फिर आता है वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट एसेट से, क्या कहते हैं, एसेट से हो गई कंप्लीट, फिक्स्ड एसेट से फिक्स कैपिटल के थ्रू. अब आते हैं वर्किंग कैपिटल पे. वर्किंग कैपिटल कैसे काम करता है. सो वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द रिक्वायर्ड ऑफ डे टू डे ऑपरेशन इन द बिजनेस, डे टू डे पैसा इन द बिजनेस. अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू हैव वर्किंग कैपिटल, नीड्स टू हैव फंड्स फॉर डे टू डे ऑपरेशन लाइक रॉ मटेरियल एंड एवरीथिंग. They provide liquidity to the business. Working capital is of two types: gross working capital and net working capital.
समझो दोनों के अंतर क्या होता है। वर्किंग इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट एसेट, जितना हम करंट एसेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, करंट एसेट इज जो वर्किंग कैपिटल के थ्रू क्रिएट होता है, उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस ग्रॉस, और नेट का मतलब समझना द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। अगर हम ये पता, टोटल इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस ऐसे समझो, और अगर हमने करंट एसेट में से लाइबिलिटीज हटा दी तो हमें समझ में आ जाएगा हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल कितना है कंपनी के पास, जो कंपनी का खुद का है। लाइबिलिटी हटा दो, लाइबिलिटी तुम्हारे पास है ही नहीं, लाइबिलिटी तुम्हारा पैसा नहीं है। सो ग्रॉस कितना पैसा है कंपनी, वर्किंग कैपिटल कितनी है, वर्किंग कैपिटल में से पैसा कितना इन शॉर्ट कंपनी के पास, फिक्स कैपिटल नहीं, वर्किंग कैपिटल। अब उस वर्किंग कैपिटल में से कंपनी में से लाइबिलिटी हटाओ जो तुम्हें पे ऑफ करनी ही करनी है, तो हमें पता चलेगा नेट कितना है। अगेन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ द बिजनेस। A trading organization needs lower amount of working capital, again क्योंकि उनके पास working capital की need नहीं है। Otherwise, manufacturing organization requires a good working capital. Scale of operation. Organization operating large scale require more inventories, more raw material, more working capital, and the small organization obviously require the lesser one. Business cycle in terms of in the time of boom more production will be undertaken, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। रिसेशन में ये वर्किंग कैपिटल कंपैरेटिवली कम हो जाती है। फिर आता है सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर, ड्यूरिंग द पीक सीजन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज हाई, सो वी रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। पैसा होना चाहिए, अचानक डिमांड बढ़ी तो वी नीड टू क्रिएट द गुड्स, पैसा ज्यादा होगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी। फिक्स कैपिटल से काम नहीं चलने वाला है, वर्किंग कैपिटल लगती जाती है। इन केस ऑफ नॉन सीजन, अभी सीजन नहीं है, वर्किंग कैपिटल कम चलेगी। फिर क्रेडिट अलाउड, इफ द क्रेडिट इज अलाउड बाय कंसर्न टू इट्स कंज्यूमर, देन मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर क्रेडिट अलाउड है तो क्या होगा, आउटफ्लो तो अच्छा है गुड्स का, लेकिन इनफ्लो कैश नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे केस है जहां पे क्रेडिट बहुत ज्यादा होता है, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगी कि गुड्स तो जाता जा रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन करना जरूरी है, लेकिन अभी कैश का इनफ्लो नहीं है, वही कैश फ्लो है इन शॉर्ट ये। फिर आता है इन्फ्लेशन। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड is also determined by the price level changes. For example, during inflation, price of the raw material is high. ज्यादा, अच्छा दो चीजें यहां पे, रॉ मटेरियल के प्राइस तो बढ़ती ही बढ़ते, गुड्स की प्राइस भी बढ़ती है, लोकस पैसा ही बढ़ता है। सो अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ती जा रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का सीधा मतलब है डिमांड इज हाई इन द मार्केट। सो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, जहां डिमांड भी ज्यादा है और रॉ मटेरियल की प्राइस भी बढ़ती जा रही है, मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। Last is operating cycle or turnover of the working capital. Turnover means speed with which the working capital is converted into cash by sale. ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। ऐसे प्रोडक्ट जो स्टॉक नहीं होते, जो सीधे बिक जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ द कैश इज इजी है, स्पीड है। तो यहाँ पे स्पीड है इनफ्लो आउटफ्लो की, लेस वर्किंग कैपिटल पे काम चलेगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बार बार क्रिएट होता जा रहा है। और जहां वर्किंग कैपिटल की स्पीड स्लो है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है, क्योंकि कैश फ्लो स्लो हो रहा है। सो दीज आर द मेन पार्ट जहां पे कंपनी को अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूरा करना होता है। ये है इस चैप्टर का बेसिक कॉज। इसमें बस तुम्हें EBIT रेशियोज से रिलेटेड कुछ टेक्निकल चीजें याद रखनी है। एक कैपिटल लिवरेज एक बार समझ लेना उस एग्जाम्पल के थ्रू, वापस एग्जाम्पल तुम्हारे इसमें अपडेटेड है, एग्जाम्पल चेक कर लेना। सो कैपिटल लिवरेज और EBIT दो टेक्निकल चीजें, बाकी सब टेक्निकल तो है लेकिन समझने वाली, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। चैप्टर इजी है कंपैरेटिवली, कुछ केस स्टडीज भी हैं। आई विल अपलोड द केस स्टडीज लेटर ऑन, मैं इसके साथ केस स्टडीज अपलोड कर दूंगा तुम्हारे पोर्टल पे, केस स्टडीज अपलोड हो जाएगी। ये केस स्टडीज देखना, अभी मैं 5 से कुछ बेसिक सैंपल केस स्टडीज अपलोड कर रहा हूं, इसके बाद विल गो फॉर मल्टीपल केस स्टडीज। ठीक है, चलो। सो जैसे तुम लोग ये एंड करोगे, तुम्हें केस स्टडीज नीचे मिल जाएगी, केस स्टडीज अपलोड होगी, इसके बाद केस स्टडीज देखना कि केस स्टडीज क्या है, उसके आंसर्स भी साथ में अपलोडेड है। चलो, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। डाउट्स होगा तो पूछ लेना, भी केस स्टडीज पहले कर लो, फिर डाउट्स पूछना, ज्यादा आसान होगा। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।